नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का परीक्षा तो रद्द हो ही चुका है, लेकिन जो जांच चल रही है, उस जांच की कड़ी टीआरई 1 और टीआरई 2 तक भी जुड़ते जा रही है। उसके साथ ही माननीय हाई कोर्ट में भी टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर के कई याचिकाएं दायर हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने अपना स्टैंड लिया है। तो आज इन्हीं दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिर ईओयू के द्वारा चल रहे जांच का टीआरई 1 और टीआरई 2 पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने जो स्टैंड लिया है टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर के, उस किस बिंदु को लेकर के लिया है, क्या खामियां रह गए हैं जिसको लेकर के हाईकोर्ट को स्टैंड लेना पड़ा, और हाई कोर्ट ने बीपीएससी आयोग एवं बिहार सरकार को क्या कहा है और कब तक उसको लेकर के निर्णय आएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ में बीपीएससी के आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया। जब से टीआरई 1 का विज्ञापन जारी हुआ, उसके बाद से परिणाम घोषित करने और योगदान कराने तक दर्जनों बार संशोधन किए गए अलग अलग बिंदुओं को लेकर के। जब कुछ भी प्रतिक्रिया सामूहिक और संगठित तौर पे अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाते थे, कोई मुद्दे उठाए जाते थे, तो उस पर बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग विचार करती थी और उसके बाद उसमें संशोधन कर देती थी। टीआरई 2 में भी आपने देखा किस प्रकार के भाषा अर्हता को शून्य कर दिया गया एवं अन्य कई संशोधन इसमें भी किए गए। संशोधनों को लेकर के तो याचिकाएं दायर हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा, जिसे लेकर के पटना हाई कोर्ट को शीघ्रता से सुनवाई भी करनी पड़ी और बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग को आदेश भी देना पड़ा कि 28 दिनों के अंदर, अर्थात 4 हफ्ते का समय दिया गया है कि 4 हफ्ते में आप अपना जवाब पेश करें। साथियों, सबसे बड़ी जो समस्या है वह है, आपने जो देखा परिणाम जो घोषित हुए हैं उसमें आरक्षण को लेकर के प्रत्येक कैटेगरी में कैटेगरी वाइज कितने रिजल्ट दिए गए, मेल का कितना दिया गया, फीमेल का कितना दिया गया, स्पष्ट रूप से यह अब तक किसी को पता नहीं है। साथियों, जैसा कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जब ईडब्ल्यूएस को केंद्र स्तर पर 10% की छूट दी गई है, लेकिन उस छूट का मायने क्या है? सिर्फ इतना कि ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से सिर्फ सीट रिजर्व कर दिए जाए, लेकिन और कहां कुछ देखने को मिल रहा है? जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वह तो यूआर के लिए है, ओबीसी के लिए है, ईबीसी के लिए है, एससी एसटी पीएच के लिए है, फीमेल के लिए कर दिया गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए और यूआर के लिए दोनों का क्वालिफाइंग मार्क्स सेम रखा गया है, चाहे बीपीएससी हो या फिर स्वतंत्रता परीक्षा हो या फिर अन्य जो भी भर्तियां आ रही हैं उसमें भी वही है। तो जब आरक्षण अलग से है, उन्हें जब अलग कैटेगरी वाइज कर दिया गया, तो फिर उनके लिए अलग से क्वालिफाइंग मार्क्स भी होने चाहिए। तो इसको लेकर के अब अन्य कई आरक्षण को लेकर के मामले हैं। आपने देखा किस प्रकार बीपीएससी आयोग के पूर्व चेयरमैन, चूंकि वे हमेशा जो है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या ट्विटर हैंडल के माध्यम से वे हमेशा शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़े रहे। प्रत्येक जो भी दुविधा उत्पन्न होती थी, संशय भ्रम होता था, उसे वो हमेशा भरसक दूर करने का प्रयास करते थे। ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते थे। तो उसमें आपने देखा होगा कि बीपीएससी आयोग के चेयरमैन जो थे, हमें ऐसा लगा कई बार कि वो बिहार सरकार के द्वारा बनाए नीति नियम से अनभिज्ञ रहे हैं और वो बिना उसे जाने समझे उन्होंने घोषणा तो कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। पीएच को लेकर के उन्होंने रिजल्ट घोषित करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करके कहा कि पीएच, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन है सरकार के कि पीएच का जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है उसे रिक्त रखना पड़ता है। यह कौन सी बात हो गई? क्यों रखना पड़ता है? उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, वेटिंग लिस्ट को लेकर के उन्होंने बार बार बयान दिया, साथ ही ट्विटर हैंडल के माध्यम से लिखते रहे, लेकिन बाद में जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने की बारी आई तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक पर्सनल इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि बिहार सरकार के नीति नियम ऐसे है ही नहीं कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर अभ्यर्थियों का अधिकार हो, नहीं। तो इस प्रकार के उन्होंने कहा, तो पहले कुछ फिर बाद में कुछ। तो इस प्रकार से जो बातें सामने आई, इसको लेकर के भ्रम उत्पन्न होना लाजमी था और तमाम कानून के ज्ञाताओं से बात विमर्श करने के बाद अभ्यर्थियों ने ठाना, जिनको इस प्रकार के नीति नियमों से नुकसान हुआ, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हों, पीएच कैटेगरी के हों या फिर अन्य हों, जिन्हें संशोधनों से नुकसान हुआ, जिन्हें भाषा अर्हता से नुकसान हुआ, वे सभी अलग अलग याचिका लेकर के माननीय हाईकोर्ट में जो है गए हैं। अभी माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाला मामला में जो है माननीय पटना हाईकोर्ट का जो है बीपीएससी आयोग और बिहार सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे 4 हफ्ता में वे अपना जवाब पेश करें और उसके बाद जो है कार्रवाइयां होंगी, निर्णय लिए जाएंगे पटना हाईकोर्ट के द्वारा। तो देखना यह होगा कि उसमें होता क्या है, क्योंकि यह तो स्पष्ट है कि बहुत कुछ छुपाए गए हैं। टीआरई 1 टीआरई 2 में भी रिजल्ट आखिर आप देख पा रहे हैं धरातल पर वास्तविक जो सच्चाई है
आप जितने भी सिलेक्टेड है टीआरई 1 या टीआरई 2 से, तो आप ट्रेनिंग लेने के लिए तो गए ही होंगे कहीं ना कहीं। आप जब ट्रेनिंग लेने के लिए डाइट सेंटर्स या अन्य जो भी सेंटर्स पे गए आप, तो वहां पे आपने क्या देखा? दो चीज वहां पे देखने को मिला। पहला कि ऐसा देखा गया कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखी, और दूसरा कि दूसरे राज्यों के शिक्षकों की संख्या भी ज्यादा दिख रही है। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हुआ आखिर? तो यह सोचने और समझने वाली बात है। दिग्भ्रमित तो इसी से हो रहे हैं ना लोग। इस प्रकार से कई लिस्ट भी हैं कि ब्लॉक में जितने शिक्षकों को योगदान कराया गया, उनमें से अब देखा जा रहा है कि सिर्फ यूपी का है, तो राजस्थान का है, तो दिल्ली का है, तो बंगाल का है, तो दूसरे राज्य के लोग हैं। बिहार के लोग कहाँ चले गए? कितने लोगों को बिहार के लोगों को रोजगार मिला? कितने लोग शिक्षक बने? ये सारे जानकारी तो अवश्य ही प्रदान किए जाने चाहिए। अब आज नहीं तो कल आरटीआई लगा करके लोग जानकारी प्रदान करेंगे ही, प्राप्त करेंगे ही कि आखिर बिहार के कितने लोगों को शिक्षक बनाया गया बीपीएससी के माध्यम से, दूसरे राज्य के कितने आए, महिला कितने आए, पुरुष कितने आए, तो घोषित होगा ही ना। ये तो करना ही पड़ेगा, वरना तो उसके बाद सारे खुलासे हो जाएंगे। अब आते हैं हम कि ईओयू के द्वारा जो जांच चल रहा है, तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है। साथियों, ईओयू पूरे शक्ति से जांच कर रही है, और इसका जो तार है वो टीआरई 1 और टीआरई 2 तक भी जुड़ते जा रहा है। क्योंकि किसी भी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी का एक लत होता है। टीआरई 1 में उन्होंने एकदम आंशिक तौर पर किया, टीआरई 2 में और थोड़ा बढ़ा, और टीआरई 3 में चूंकि माननीय अतुल प्रसाद चले गए, तो दूसरा कोई माई बाप था नहीं, कोई तो अध्यक्ष था नहीं, प्रभारी अध्यक्ष दो बीच में रहे, तो इसलिए उसे मौका मिल गया। अब सोचा कि एक ही बार अरबों खरबों कमा करके बैठ जाए, चल नौकरी चली भी जाए, तो 7 पीढ़ी तक जो है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, खाने रहने ठहरने पढ़ने में जो भी है। तो इस वजह से टीआरई 3.0 में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक पहुंचने का प्रयास किया गया, और जो सोल्वर गैंग या फिर जो भी पेपर लीक माफिया था, गैंग था, तो उसका जो है विस्तार होना शुरू हो गया। आखिर अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक पहुंचना है तो कोई ना कोई हर जगह, हर जिला, हर ब्लॉक में मीडिएटर तो कोई ना कोई होने चाहिए ना। तो बातों बातों में एक खबर जो है लहर की तरफ फैल गया। टीआरई 1 टीआरई 2 के दरमियान भी एक आंशिक तौर पर तो खबरें आ ही रहे थे, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में तो आ ही रहे थे कि हाँ वे किसी को जान रहे हैं, कोई दोस्त है, कोई आस का है, कोई पड़ोस का है, कोई दूर का है, परिचित है, ऐसा हुआ है। और कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो अपने दोस्तों से दावा कर देते हैं कि मेरा पक्का नौकरी रखा हुआ है, तो कैसे, तो बातों बातों में निकल जाती है। तो सूचनाएं तो थी, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं था। इस वजह से टीआरई 1 और टीआरई 2 में उस समय जो है आर्थिक अपराध इकाई तक ये मामले नहीं जा पाए और जांच नहीं हो पाया। लेकिन यह था, चर्चे थे किस प्रकार के हुए हैं, और सामने आपने देखा भी किस प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा जो थंब इंप्रेशन मिलान और एम आधार से नाम और आधार मिलान शुरू किया गया, नाम और फोटो, तो कितने निकल के आए? दर्जनों निकल करके आए, सैकड़ों भाग गए। तो कहीं ना कहीं धांधली सेटिंग हुआ है ना। एक ही सेंटर पर टीआरई 1 में भी और टीआरई 2 में भी दर्जनों नहीं, सैकड़ों लोगों का लगातार सीरियल से रिजल्ट आ जा रहा है। तो कैसे हो गया भाई? बिना सेंटर मैनेज के ऐसा रिजल्ट आ सकता है क्या? क्या सभी तेज विद्यार्थी, काबिल जो थे अभ्यर्थी, वे एक ही कमरे में बैठे थे क्या? सीरियल से उनका रोल नंबर बीपीएससी आयोग को पता था क्या कि ये सारे तेज तरार हैं, काबिल हैं, इनको सीरियल से रोल नंबर दे दो? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो धांधली सेटिंग हुए हैं टीआरई 1 में भी, टीआरई 2 में भी। और माननीय पूर्व चेयरमैन बीपीएससी आयोग के अतुल प्रसाद जी को भी इसका अंदेशा था, लेकिन उनके अंदर इतनी काबिलियत थी कि अपने रहते हुए जो है वे इसे दबाने में सफल हुए। जो भी धांधली सेटिंग या जो भी गड़बड़ियां, अनियमितताएं हुई, उसे अपनी काबिलियत के दम पर वे दबाने में प्रयास जो है सफल हुए। लेकिन अब चूंकि टीआरई 3.0 का मामला काफी व्यापक हो गया था, तो इसे कैसे दबाया जा सकता था? हालांकि दबाने का प्रयास किया गया कि जो है पुख्ता सबूत नहीं हमारे पास है, हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। जब तक ठोस सबूत नहीं आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा दिया जाता है, तब तक हम जो है रद्द ही नहीं करेंगे परीक्षा। लेकिन शिक्षा मंत्री ने साफ लहजों में कहा कि भाई वो अनुसंधान के लिए जो भी प्राप्ति हुई है, जब्ती हुई है, उसे किसी ऐसे ही जो है किसी आयोग, विभाग और किसी कार्यालय को सौंप दिया जाएगा कि देखो पुख्ता सबूत ये है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब आर्थिक अपराध इकाई बाय लेटर विज्ञप्ति जारी करके आपको सारा चीज कह रहा है कि इतने तारीख को हमने यहां से पकड़ा, इतने तारीख को यहां से पकड़ा, ये सामान हमने जब्त किया, इतने अभ्यर्थियों को और इतने सलवर गैंग के सक्रिय सदस्यों को हमने अरेस्ट किया है, तो फिर विश्वास तो करना होगा ना। जब आप वो भी बीपीएससी आयोग है, प्राधिकार है, उसी प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई भी एक जो है उसका भी तो एक वर्चस्व है, अपना एक जिम्मेदारी है, भूमिका है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। तो उसके बाद छात्र नेताओं और छात्रों के द्वारा जो है आंदोलन के लिए भी जो है बात फैल गई। दिल्ली से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले शिक्षक गणमान्य जन भी उतरने लगे पटना की धरती पर आंदोलन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। चौतरफा घेराव हुआ बीपीएससी आयोग का, उसके बाद न जाकर के रद्द किया गया। तो अब इन सारों का प्रभाव क्या पड़ने वाला है टीआरई 1 और टीआरई 2 पर? तो स्पष्ट रूप से चूंकि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2
भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूपेण संपन्न हो चुकी है। अब कोई भी उसमें कोई प्रक्रिया बचा नहीं है। टीआरई 2 का जांच, थंब इम्प्रेशन वगैरह जहां-तहां चल रहा है, लेकिन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। टीआरई 1 के शिक्षकों को भी और टीआरई 2 के शिक्षकों को भी अब खाते में उनका वेतन आना प्रारंभ हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन-जिन के खातों में वेतन आ गया, अब वे हटेंगे नहीं, यदि वे फंसेंगे तो हटेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष पूर्व नियोजित शिक्षक जिनका फाइल फोल्डर गायब है, तो उन पर विभागीय कार्रवाइयां हुई है कि नहीं? उन्हें हटना पड़ रहा है कि नहीं? माननीय हाईकोर्ट ने स्वयं कहा, यदि बिहार सरकार या फिर निगरानी समिति नहीं करता है कुछ, तो उन्हें इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। और जिनका भी फाइल फोल्डर गायब है, अब तक पिछले 9 वर्षों में नहीं पहुंच पाया है निगरानी समिति के पास, नहीं इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड हुए हैं, तो उन्हें नौकरी से हटना पड़ेगा स्वतः। माननीय हाईकोर्ट ने यह कहा है। तो अब इसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी यही होगा। जो भी इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित पाए जाएंगे, संलिप्त होंगे, उन सभी का नौकरी खतरे में है। लेकिन हमें नहीं ऐसा लगता है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रद्द कर दिया जाए और दोबारा से जो है वो बहाल निकाला जाए, ऐसा उम्मीदतः संभव नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे भारत में ही ऐसे उदाहरण रहे हैं जो भर्तियां कंप्लीट होने के बाद भी जो है कई महीनों या कई वर्षों के बाद उस भर्ती प्रक्रिया को जो है वो रद्द कर दिया गया, ऐसा हुए हैं। लेकिन टीआरई 1 टीआरई 2 में ऐसा कुछ होने वाला है, मुझे उम्मीद नहीं लगता है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, मरने से पहले भूत क्यों बने। लेकिन डरने की उन्हें आवश्यकता है जो 10 लाख 12 लाख रुपए देकर के नौकरी पाए हैं, जो फर्जीवाड़े तरीके से नौकरी पाए हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी पाए हैं, जो दूसरे को बैठा करके और नौकरी पाए हैं, जो सेटिंग करके, चाहे वो सेंटर मैनेज करके या फिर किसी अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी को पैसे खिला करके जो नौकरी पाए हैं, उन सभी को डरने की आवश्यकता है, क्योंकि आज न कल आप पकड़े ही जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।